अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में आप सबको मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ मुग़ीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमना तनवीर की कलम से तहरीर करदा नावल तवाइफ की एपिसोड 4। एपिसोड को शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो चलें शुरू करते हैं। सर, आप देख रहे हैं इस बेवकूफ़ को क्लास में बैठने की तमीज़ भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता ये इस यूनी में कर क्या रही है। अज़लान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सॉरी, गलती से हो गया, हरम आंसू पीती हुई बोली। अज़लान, बहुत हो गया, हरम ने सॉरी कर ली है, आप अपनी नशिस्त पर बैठें, अब मज़ीद वक्त का ज़िया मत करें। अज़लान ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि प्रोफेसर बोल पड़े। अज़लान लब भींचे वापस अपनी नशिस्त पर आ गया। हरम अपनी हिद तक महसूस करके खुद में सिमट गई। दिल रोने के लिए बेकरार था, लेकिन वो यहाँ रोना नहीं चाहती थी। मैं देखता हूँ तुम मेरे अताब से कैसे महफूज रहती हो, अज़लान मुंह में बड़बड़ाया। हरम जल्दी से टेस्ट करके निकल गई। हरम के निकलते अज़लान भी निकल गया। रुको, वो हरम के अक़ब से बोला। हरम सुनी अनसुनी करती नाक की सीध में चलती रही। तुम्हें सुनाई नहीं देता? अज़लान उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। हरम उसकी गिरफ्त पर जी जान से लरस गई। मेरी बाजू छोड़ो। हरम बमुश्किल आंसुओं को रुके हुए थी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, बताओ आज मुझे। अज़लान उसकी बात नज़रअंदाज करता वो बोला। हरम की निगाहें इर्द गिर्द से गुजरते तालिबात पर थीं जो उन्हें देखकर बातें करते जा रहे थे। सब देख रहे हैं, प्लीज़ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हरम अपनी बाजू आज़ाद करवाने की सही करती हुई बोली। हरम की आंखें अश्कों से लबरेज थीं जो किसी भी लम्हे छलक सकती थीं। मेरी बात का जवाब दो। अज़लान बज़द हुआ। मुझे कोई भी बैर नहीं तुमसे, प्लीज़ छोड़ दो, सब देख रहे हैं। वो इल्तिजाइया नज़रों से देखती हुई बोली। हरम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आज अज़लान तर्स खाने का कसद नहीं रखता था। मेरी बात गौर से सुन लो तुम। ये जो उल्टी सीधी हरकतें करती हो ना, अगर मैं कुछ करने पर आया तो सारी ज़िंदगी रोती फिरोगी। अज़लान अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाता हुआ बोला। हरम ने बुखलाकर उल्टा कदम उठाया। इतनी नज़दीकी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किसी लड़के के इतने करीब जाएगी वो। प्लीज़ लेट मी गो, हरम धीरे से बोली। अज़लान ने हाथ हटा लिया और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। सुनाश, मैं अक़बी हिस्से में जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो आकर। अज़लान चलता हुआ फ़ोन कान से लगाए बोल रहा था। हरम उसे नज़रों से ओझल होता देख रही थी। खुद पर नज़रें महसूस करके उसने वॉशरूम का रुख किया। हरम दिल खोल कर रोई, हत्ता कि उसकी आंखें सूज गईं। वो जितना लड़कों से दूर रहने की सही करती, अज़लान उतना करीब आता जा रहा था। अगर भाई को मालूम हो गया तो मुझे जान से मार देंगे। हरम की आंखों में खौफ तैरने लगा। कल जाकर इसकी शर्ट ले आऊँगी और इसके मुंह पर मारूंगी। हरम हाथ की पुश्त से चेहरा रगड़ती हुई बोली। जब कुछ समझ गई तो बाहर निकल आई। डॉक्टर साहिबा, ज़्यादा कोई मसला तो नहीं हुआ? ज़ुलेखा बेगम तशवीश का इजहार करने लगी। नहीं, ये ड्रिप पूरी हो जाए फिर इसके बाद ही दूसरी ड्रिप लगाएंगे, लेकिन इनकी उम्र अभी कम है, आपको सोच समझ कर ये कदम उठाना चाहिए था, वो अफसोस से बोली। हरायमा बेसुध बेड पर लेटी थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। हाँ, मैं आगे से ख्याल रखूँगी, बस इल्म नहीं था। ज़ुलेखा बेगम मुस्कुराती हुई बोली। बेगम साहिबा, चौधरी इनायत हुसैन तशरीफ़ लाए हैं। बानी कमरे में कदम रखती हुई बोली। डॉक्टर साहिबा, आप मुआयना जारी रखें, मैं आती हूँ कुछ देर में। ज़ुलेखा बेगम मुस्कुराती हुई निकल गईं। हमारे भाग खुल गए चौधरी साहब, क्या आप खुद तशरीफ़ लाए? ज़ुलेखा बेगम खुशामद करती हुई बोली। चौधरी साहब ने मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपसे? ज़ुलेखा बेगम अपनी नशिस्त संभालती हुई बोली। आज रात कमरे का इंतज़ाम कर देना। जी हुजूर, रानी को भेज दूँगी मैं। ज़ुलेखा का दिल बाग बाग हो गया। ज़ुलेखा बेगम, पुरानी वालियों में मज़ा नहीं रहा, अब कोई नई दोशीज़ाएँ भी तो लाओ, वो खफगी से बोले। अभी तो रानी को भेज देती हूँ, लेकिन अगली दफ़ा बिल्कुल नया माल दूँगी। चाहे तो लें आप, वादा करती हो तो ठीक है, वरना। वो बात अधूरी छोड़कर ज़ुलेखा को देखने लगी। जी जी, वादा कर रही हूँ, सबसे पहले आपको ही पेश करूँगी, ये नाचीज़ भला आपको नाराज़ कर सकती है? वो अदा से बोली। ठीक है, फिर हम रात में आएंगे। कब को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, खड़े हुए और बाहर निकल गए। महर के जाने से बहुत असर पड़ा है, वो परेशानी से बोली। आप शाह साहब को इनकार कर देती। बानी ने अपनी जानिब से अक्लमंदाना मशवरे से नवाजा। दिमाग ख़राब हो गया है क्या? शाह साहब को कैसे इनकार कर देती? जब महर ने जहांगीर को थप्पड़ मारा था तो शाह साहब ने उस कोठे को बचाया था, वरना आज सड़क पर रुल रहे होते सारे। वो पाल में मुंह डालती हुई बोली। बानी समझती हुई इस बात में सर हिलाने लगी। अच्छा हुआ वो महर दफ़ा हो गई। रानी आईने में अपना अक्स देखती हुई बोली। हाँ, अब बेगम साहिबा को हम भी दिखाई देंगे, वरना तो महर के नाम की पट्टी बंधी थी उनकी आंखों पर। आयमा मुंह बनाती हुई बोली। अब सबके लबों पर सिर्फ रानी का नाम होगा, रानी तफाखुर से बोली। आयमा सर झटकती लहंगा देखने लगी। तुम्हें मालूम है? रानी पुरजोश सी बोल रही थी, लेकिन ज़ुलेखा बेगम को देखकर खामोश हो गई। आयमा, बात सुनो हमारी, वो संजीदगी से बोली। जी बेगम साहिबा, हुक्म करें। आयमा खुशी से चहकी। तुम्हें यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं हम, वहाँ से 2-3 लड़कियाँ पकड़ कर लाओ, खूबसूरत भी हों और मासूम भी, ताकि तंग ना करें। लेकिन बेगम साहिबा, मैं कैसे? आयमा की आंखों में तहय्युर समेट आया।
مہر کے جانے سے لوگ بھی جا رہے ہیں، اب نئے چہرے ہوں، تم سمجھ رہی ہو نا؟ بیگم صاحبہ میں سمجھ تو رہی ہوں، لیکن تم نے 12 کی ہے نا، بس میں داخلہ کروا دوں گی، اب تمہارا کام ہے جلد سے لڑکیوں کو لے کر آنا۔ وہ حتمی انداز میں بولی، اور یہاں ابھی یہ سب ہے نا، تم بس یہ کام کرو، ہمیں اشد ضرورت ہے۔ وہ فکر مندی سے بولی، جی ٹھیک ہے۔ آئمہ مسکراتی ہوئی بولی، یار تمہیں معلوم ہے اپنے سامنے والے کمرے میں جو اینی نام کی لڑکی ہے نا؟ زناش سب کو دیکھتی رازداری سے بول رہی تھی، کیا شادی ہو گئی اس کی؟ ہائے دیکھنا، کارڈ بھی نہیں دکھایا، ہم نے کیا دولہا نکال لینا تھا اس میں سے؟ انشرا برا مان گئی۔ اف، خاموش ہو کر میری بات سنو، زناش خفگی سے بولی۔ یار وہ گزشتہ 2 دن سے ہاسٹل سے غائب ہے، چوکیدار کو بول کر گئی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں، جبکہ وہ گزشتہ ہفتے گھر گئی تھی، اور معلوم ہے وہ اب کہاں ہے؟ زناش ابرو اچکا کر بولی، کہاں؟ سب یک زبان ہو کر بولی۔ وہ سب دم سادھے زناش کو سن رہی تھی۔ ہوٹل میں ہے، کسی امیر زادے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا، زناش کہہ کر پیچھے ہوئی اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ سب منہ کھولے زناش کو دیکھنے لگیں۔ زونی سچ میں ایسا ہی ہے؟ وہ شکل سے ایسی لگتی تو نہیں ہے؟ حرم متحیر سی بولی، شکل پر مت جاؤ۔ زناش چاکلیٹ منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، جو کچھ دیر قبل ازلان نے اسے دی تھی۔ دیکھنا یار کیسا زمانہ آ گیا ہے، ماں باپ سمجھ رہے ہیں پڑھ رہی ہے اور بیٹی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ آمنہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، سچ میں ایسی لڑکیوں کو نہ PUBG گیم میں ڈال دینا چاہیے، ایک سنائپر کا فائر لگنا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں انہوں نے۔ انشرا منہ بناتی ہوئی بولی، انشرا تم گیم کم ہی کھیلا کرو یا پھر ہمارے سامنے نام مت لیا کرو۔ زناش پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی، یار زونی وہ جو لڑکی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، کیا نام تھا اس کا، معصوم سی تھی؟ انشرا یاد کرتی ہوئی بولی، حرائمہ؟ زناش کو ایک لمحہ لگا تھا اندازہ لگانے میں، ہاں وہی، یار وہ تو ایک چھٹی نہیں کرتی، آج کل دکھائی نہیں دے رہی، اس کی کچھ خبر ہے؟ انشرا تشویش سے بولی، پتہ نہیں، اس کی دوستوں سے سنا ہے غائب ہے وہ، نہ جانے کہاں گئی۔ زناش شانے اچکاتی ہوئی بولی، یار ویسے وہ لڑکی بہت اچھی تھی، سب کے کام کر دیتی تھی، بیچاری تھی بھی غریب سی، یار وہ اپنی امی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ انشرا کی آنکھیں باہر نکل آئیں، ہاں مجھے بھی حیرت ہوئی، وہ تو اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی، پھر نہ جانے کدھر گئی۔ وہ لا علمی ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ حرم اور آمنہ بھی انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔ خیر تم معلوم کرنا کہاں گئی وہ۔ انشرا موضوع بند کرتی ہوئی بولی، یار زونی فاطمہ کب آئے گی معلوم کرنا تھا، شادی کر کے بھول ہی گئی ہے۔ حرم اس کی جانب متوجہ ہوئی، 2 دن پہلے تو وہ ہنی مون سے آئی ہے، شاید نیکسٹ ویک میں آ جائے۔ وہ دہی بڑی کی پلیٹ اپنی جانب کھسکاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نگاہیں مہر کے وجود سے ٹکرائیں، جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز مہر کی سماعت سے ٹکرائی تو مہر نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ ایک دن میں ہی وہ بیمار دکھائی دینے لگی تھی۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ اب اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ شاہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا بے لچک لہجے میں بولا۔ مہر نے شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ بھوک کے باعث وہ لڑکھڑا گئی۔ شاہ اسے تھامنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ مہر نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچ لیا ہے، تم سے نکاح کروں گی میں۔ مہر شکایتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، ویل اچھا فیصلہ لیا ہے، مجھے لگا تھا تم تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی نکاح کا سن کر، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ شاہ تعصب سے بولا، ہاتھ تمہیں پھر بھی نہیں لگانے دوں گی۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی، ٹھیک ہے آ جاؤ باہر۔ شاہ باہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر اس کی بے مروتی پر آہ بھر کر رہ گئی۔ چینج کر کے کھانا کھا لو، باہر مولوی صاحب منتظر ہیں۔ شاہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاہ تو ٹھیک تو ہے نا؟ عدیل نے بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا چلتا ہوا پورچ میں آ گیا۔ تو میری عادت سے واقف ہے نا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ شاہ سنجیدگی سے بولا، نہیں میرا مطلب ایک طوائف سے نکاح۔ عدیل بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا، میں نے کون سا دل لگی کی ہے، مجھے تو بس اسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ شاہ لاپرواہی سے بولا، صرف اسی لیے کہ کوئی دوسرا اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا؟ عدیل ابرو اچکا کر بولا، بالکل، اور سب سے بڑھ کر میں اس کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ نفرت ہوتی ہے مجھے جب وہ اپنی اوقات سے باہر نکلتی ہے۔ ایک عورت بلکہ ایک طوائف ہو کر مرد کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، اب میں اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھوں گا۔ شاہ کدورت سے بولا، میں کہتا ہوں ایک بار پھر سے سوچ لے، وہ ایک طوائف ہے اور تو اس گاؤں کا معتبر انسان، کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہے یار؟ عدیل کو اس کی عقل پر شبہ ہو رہا تھا۔ تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہاں ہوگی تو میری عزت کو بھی کوئی تار نہیں کر سکے گا۔ 1-2 لوگوں نے مجھے کوٹھے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اپنی ریپوٹیشن پر کوئی خرچ نہیں آنے دے سکتا، اس لیے اس وجہ کو اپنے پاس لے آیا جس کے باعث میں جاتا ہوں کوٹھے پر۔ شاہ تفصیل سے آگاہ کر کے اسے دیکھنے لگا، ٹھیک ہے جیسے تجھے مناسب لگے۔ عدیل نے مزید بحث کرنا جائز نہ سمجھا، اچھا یہ بتا، یہ گواہ منہ بند رکھیں گے نا؟ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہو بولا، بے فکر رہ، میں لے کر آیا ہوں، سمجھ بے زبان ہے۔ عدیل سینے پر ہاتھ رکھتا ہو بولا، چل ٹھیک ہے پھر آ جا اندر۔ شاہ اندر کی جانب چلتا ہوا بولا۔ مہر بے جان سی اٹھی اور کپڑے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ شاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق لباس کا انتخاب کیا تھا۔
महर इस सुर्ख जोड़े पर हाथ फेरने लगी। वो शाह से अपने दिल की रजामंदी पर निकाह कर रही थी, क्योंकि कोठे पर वापस जाना सरासर बेवकूफ़ी थी, लेकिन दिमाग फिर भी वापस जाने के लिए भड़का रहा था। वो अपनी सोचों में गलतां थी जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई थी, जिसके मायने थे कि वो बाहर निकल आया। महर लंबा सांस अंदर खींचती कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। महर बाहर निकली तो घूंघट ने उसके चेहरे को पोशीदा कर रखा था। न जाने वो अपना चेहरा छुपाना चाहती थी या फिर अपनी असलियत। महर शाह से कुछ फासले पर बैठ गई। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू किया। महरमा वल्द गुलाम मोहम्मद के साथ आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब शाह से इस्तफसार कर रहे थे। शाह अपनी सोच में गर्क था। अदील ने उसका शाना थपथपाया तो वो हाल में लौट आया। जी कबूल है। 2 बार मजीद यही अल्फाज दोहराता। फिर मौलवी साहब महरमा की जानिब मुतवज्जे हुए। महर की आंखें अश्कबार थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका निकाह ऐसे हालात में होगा। उसने तो कभी ये भी नहीं सोचा था कि उसका निकाह होगा भी। कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। बच्चे, क्या ये निकाह आपकी रसमंदी से हो रहा है? वो नरमी से गोया हुए। जी जी मौलवी साहब। उनकी आवाज़ पर महर जैसे होश में आई। मौलवी साहब फिर से इस्तफसार करने लगे। अब की बार महर ने एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की, कबूल किया और साइन करने लगी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो भी ज़िल्लत के बदले खुद को एक ऐसे शख्स के नाम कर रही थी जो हरगिज़ एतबार के काबिल नहीं। मौलवी साहब ने हाथ उठाए और ऊंची आवाज़ में दुआ मांगने लगे। महर के अश्क उसकी हथेलियों को भिगो रहे थे। दिल था कि बेकाबू होता जा रहा था। उस लम्हे महर को क्या क्या ना याद आया। वो कर्ब में थी, तकलीफ़ हद से सिवा थी। महर, तुम कमरे में जाओ। शाह उसके करीब होता सरगोशी करने लगा। महर बिना कुछ बोले खड़ी हुई और कमरे में चली गई। महर का चेहरा आंसुओं से तर था। नाक और आंखें सुर्ख हो रही थीं। मेकअप से आरी चेहरा दिलनशीन लग रहा था। महर ज़मीन पर बैठ गई। शायद वो अपनी औकात फरामोश नहीं करना चाहती थी। महर बिलक बिलक कर रो रही थी। शाह अंदर आया तो नागवारी से महर को देखने लगा। कौन मर गया है जो ऐसे रो रही हो? शाह उसके मुकाबिल आता हुआ बोला। शाह की मौजूदगी का एहसास हुआ तो महर ने अपना चेहरा साफ किया और खड़ी हो गई। शाह बगौर उसके नक्श देख रहा था। वो मामूल से ज़्यादा हसीन लग रही थी, या शायद शाह को ऐसा लग रहा था। महर उसके सामने आ गई। फाइनली मुझे अपनी कीमत वसूल करने का मौका मिला। शाह उसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। महर उल्टे कदम उठाने लगी। अगर तुम मेरे करीब आए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। महर कहर बरसाती नज़रों से देखती हुई बोली। शाह इस्तेहज़ाइया हंसा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छू नहीं सकूंगा, वो भी इस सूरत में कि मैं तुम्हें अपने निकाह में ले चुका हूँ? शाह महसूस होता उसकी जानिब बढ़ रहा था। महर रुक कर उसे देखने लगी। तुमने मुझे हाथ लगाया तो नतीजे के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। महर की आंखों की चमक ने शाह को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। शाह ने उसकी बाएं बाजू पकड़ी और अपनी जानिब खींचा। महर किसी मकनातीसी कशिश की मानिंद उसकी जानिब खींची आई। महर की आंखों में शोले उठ रहे थे। जो ही शाह ने महर के बाल हटाने चाहे, महर ने उसकी बाजू में शीशा घोंप दिया। शाह कराह कर उसे देखने लगी। जाहिल औरत। शाह पेचोताप खाकर उसे देखने लगा। मैं आग हूँ, करीब आओगे तो भस्म हो जाओगे। महर उस पर नज़रें गाड़ती हुई गुर्राई। शाह ने बाएं हाथ से शीशा बाहर निकाला। यकीनन शीशे का टुकड़ा ग्लास टूटने के बाद महर के पास आया था। तुम्हें मैं बख्शूंगा नहीं। शाह गैज़ व गज़ब से महर को घूरता हुआ बोला। खून फवारे की मानिंद तेज़ी से निकल रहा था, लेकिन महर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। शाह ने बाहर की जानिब कदम बढ़ा दिए। महर सांस खारिज करती मुतमईन सी कपड़े निकालने लगी। अगली बार सोचकर ही मेरे पास आओगे तुम। महर हंकार भरती हुई बोली। भाई का फ़ोन क्यों नहीं मिल रहा? हरम परेशानी से स्क्रीन को देखती हुई बोली। कुछ सोचकर वो वापस कमरे में आ गई। मेरे लिए शर्ट लेकर आना। हरम ताज्जुब से इस मैसेज को पढ़ने लगी। नंबर अनजान था, इसलिए वो जवाब देने में हिचकिचा रही थी। फिर दिमाग ने काम किया तो अजलान का नाम लबों से फिसला। हाँ, शर्ट तो इसी को देनी है मैंने। हरम बड़बड़ाती हुई अपनी बेड पर बैठ गई। इंशिरा हमेशा की मानंद गेम खेलने में महफ थी। आमना और जुनाश मूवी देखने में मगन थी। लेकिन अजलान के पास मेरा नंबर कैसे आया? सोचते हुए हरम की पेशानी पर 3 लकीरें उभरी। कैसे चला गया इसके पास मेरा नंबर? हरम फिक्रमंद दिखाई देने लगी। मैसेज की टोन ने हरम को उसकी सोचों के महवर से बाहर निकाला। हरम अनलॉक करती मैसेज पढ़ने लगी। परसों पार्टी है और कल तुम मुझे शर्ट ला कर दोगी जो मैं पार्टी में पहनूंगा। हरम परेशान सी स्क्रीन को देखने लगी। यार आमना, अजलान शर्ट का मुतालबा कर रहा है। हरम मूवी बंद करती हुई बोली। क्यों? आमना की बजाय जुनाश बोली। यार दोबारा से उसकी शर्ट ख़राब कर दी थी, अब वो कह रहा है कि मुझे शर्ट ला कर दो। हरम बोल कर उन्हें देखने लगी। हैरत की बात है, वो बंदा ऐसा है तो नहीं। जुनाश शशतर सी बोली। मेरा तो दिल कर रहा है अजलान को बोल दूं कि यूनी के गेट में बैठकर भीख मांगना शुरू कर दे। इंशिरा मुंह बसोड़ती हुई बोली। ऐसा करते हैं, कल यूनी से वापसी पर पहले मार्केट चले जाएंगे, फिर हॉस्टल आ जाएंगे, ठीक है? आमना ने हल पेश किया। हरम इस बात में सर हिलाने लगी। शाह अदील के हमरा करीबी क्लिनिक चला गया। यार की लड़की पागल है क्या? अदील ड्राइव करता हुआ बोला। पहले तो शुबा था, लेकिन आज यकीन हो गया मुझे भी। शाह का चेहरा जब्त के मारे सुर्ख हो चुका था। कहाँ चलूँ? अभी घर ले जा, छोटी की वजह से बाबा सही परेशान रहते हैं। मैं भी गायब हो गया तो तशवीश करेंगे। इसको तो मैं सुबह देख लूँगा। शाह तेवरी चढ़ाकर बोला। अच्छे से दिमाग दुरुस्त करना है इसका। अदील उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला। शाह हंकार भरता बाहर देखने लगा।
मुंह अंधेरे शाह तैयार होकर निकल गया। रात न जाने कैसे उसने काटी थी, उसके तन बदन में आग लगी हुई थी। शाह दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो महरमा बेखबर सो रही थी। मेरी नींद हराम करके खुद सुकून से सो रही है, शाह उस पर से लिहाफ खींचता हो बोला। महर इस इफ्तात पर बौखला गई। क्या बदतमीजी है ये, वो हलक के बल चिल्लाई। क्या समझती हो तुम खुद को, हाँ? शाह उसका मुंह दबोचता हो बोला। महर उसका हाथ हटाने की सही करने लगी। दिल तो चाह रहा है तुम्हें जलते अंगारों पर चलाऊं, शाह खूनख्वार नज़रों से घूरता हो बोला। महरमा की आंखें फैल गईं। शाह ने हाथ हटाया और उसकी बाजू पकड़कर बेड से नीचे उतारा। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे जंगली इंसान। महर के अल्फाज पर शाह आग बबूला हो गया। महर को झटके से सामने किया और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके रुखसार की जीनत बना दिया। महर दाएं हाथ रुखसार पर रखे फटी फटी आंखों से शाह को देखने लगी। अगर दोबारा कभी तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की तो अंजाम इससे भयानक होगा। दफ़ा हो जाओ कमरे में, शाह उसे धक्का देता हुआ चिल्लाया। महर दूर ज़मीन पर जा गिरी। वो ज़मीन बोझ हो चुकी थी, लेकिन शाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। शाह लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। महरमा कभी तासुब से तो कभी तैश में दरवाजे को घूरने लगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, शाह मुस्तफ़ा कमाल। महर घबराई, फर्श पर दोनों हाथ रखती खड़ी हुई और मेज़ पर पड़े गुलदान को हाथ मारा तो वो ज़मीन बोझ हो गया। छनकर टूटने की आवाज़ गूंजी। महरमा कलस कर अंदर की जानिब चल दी। ये अभी तक सही क्यों नहीं हुई? ज़ुलेखा बेगम तिलमिला कर बोली। बेगम साहिबा ना कुछ खाती है ना पीती है, फिर सेहतियाब कैसे होगी? बानी फिक्रमंदी से बोली। एक तो इनके नखरे ख़त्म नहीं होते, इधर से मुतालबे आ रहे हैं, कहाँ से लाऊं मैं नई लड़कियाँ? वो कोफ्त से बोली। बेगम साहिबा मैं सोच रही थी दोबारा से डॉक्टर साहिबा को चेक करवा लेते हैं। बानी मुतफक्किर सी बोली। अम्मी मैं आ रही हूँ अम्मी। हरायमा गुनूदगी में बोल रही थी। हाँ बुला लो डॉक्टर को, मुझे तो फ़िक्र हो रही है, लेने के देने ना पड़ जाएं। वो हरायमा पर निगाह डालती हुई बोली। अम्मी जान, शाहवेज़ कहाँ है? मारिया सोफे पर बैठती हुई बोली। शहरियार के साथ ऑफिस के लिए निकला है। वो चाय का कप लबों से हटाती हुई बोली। जी अच्छा। मारिया कहकर फ़ोन को देखने लगी। कोई काम था? वो अब्रू उचकाकर बोली। जी वो घर से ज़ारा को पिक करना था। अभी कल तो तुम चली आ रही हो। ज़ुल्फ़िशा बेगम तेवरी चढ़ाकर बोली। आपको बताया था ना कि महविश की शादी है, बस उसी की तैयारी करनी है। मारिया संभल कर बोली। अपने शोहर के साथ जाया करो जहाँ जाना हो, यही मुनासिब है। वो खफगी से बोली। जी ठीक है अम्मी जान, मारिया सादत मंदी से बोली। जीरू कहाँ मर गई है? पिछले 10 मिनट से आवाज़ लगा रही हूँ। ज़ुल्फ़िशा बेगम चिल्लाकर बोली। बेगम साहिबा, जीरू छत पर कपड़े सुखाने गई है। मुलाजमा उनके अताब से बचने के एवज़ जल्दी से बाहर निकल कर बोली। जो काम शुरू कर लें वापस ही नहीं आती, बहुत सुस्त हो गई हो सबकी सब। वो पेशानी पर बल डालती हुई बोली। कपड़े सुखाकर आए तो मेरे कमरे में भेजना, अगर देर हुई तो तुम सबकी खैर नहीं। वो बोलती हुई चलने लगी। उनके बाल सफ़ेद हो गए थे, लेकिन आवाज़ आज भी गरजदार थी। हवेली के मुलाजिम एक आवाज़ पर सीधे हो जाते, क्योंकि सब उनके जलाल से वाकिफ़ थे। शाहवेज़ तुम आओगे या नहीं? एनी फ़ोन कान से लगाई खड़ी थी। यार एनी प्लीज़ समझो, मैं भाई के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, वो पहले ही मुझसे खफा हैं। अब अगर रात तुम्हारे पास रुक गया तो जो बराए नाम मुझसे बात करते हैं वो भी तर्क कर देंगे। शाहवेज़ कुर्सी घुमाता हो बोला। तुम्हारा भाई है या जिन जो तुम इतना डरते हो? मेरे सामने लाओ, 1 मिनट में तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। एनी ज़बान संभाल के, वो मेरे बड़े भाई हैं, बेशक वो मुझे रोकते हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, और तुम भी उनकी इज़्ज़त करोगी तो यही बेहतर होगा। शाहवेज़ का अंदाज़ जिताने वाला था। ऐसा क्या कह दिया है मैंने तुम्हारे भाई को जो मुझ पर बरस रहे हो? वो जो खामखा में रोब डालता है, न जाने क्या समझता है खुद को। एनी कोफ्त से बोली। जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए तब कॉल करना, और मेरी बला से तुम जहाँ मर्जी रहो, हॉस्टल में या होटल में। शाहवेज़ ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मुस्तफ़ा भाई को कुछ भी कहा तो छोड़ूंगा नहीं। शाहवेज़ मोबाइल टेबल पर फेंकता हुआ बोला। सर आज हमारी टीम सर्वे के लिए गई थी, रिपोर्ट देख लें, फिर उसके बाद हम न्यूज़ चलाएंगे। वो शाह की जानिब फ़ाइल बढ़ाती हुई बोली। शाह ने फ़ाइल पकड़ ली और उसे जाने का इशारा किया। 2 उंगलियों से पेशानी मसलता वो फ़ाइल को खोलकर देखने लगा, जिसमें बच्चों की अगवाकारी की तफसील थी। नज़रों के सामने सुबह वाला मंजर घूम गया। चेहरे के तासुरात मज़ीद सख्त हो गए। गर्दन की रगें तन गईं। मेज़ से गिलास उठाया और दाएं जानिब दीवार पर दे मारा। फ़ाइल ज़मीन पर फेंक दी। वो मुट्ठियाँ भेज कर खुद को पुरसुकून करने की सही करने लगा, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा था। महरमा, शाह ज़ब्त करता हो बोला। बालों में हाथ फेरता खिड़की के सामने आ गया और उस पार देखने लगा। ट्रैफिक और लोगों की गहमा गहमी, सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। हरम मतलाशी निगाहों से आसपास देखती हुई चली जा रही थी। हाथ में शॉपर पकड़ रखा था, जिसमें अज़लान के लिए शर्ट थी। हरम राहदारी में चल रही थी। पार्टी के बायस इस सिमत कोई भी नहीं था। अचानक अज़लान बाएं जानिब से नमदार हुआ। हरम घबराकर पीछे हो गई। दिल की धड़कन मामूल से तेज़ हो गई। वो सीने पर हाथ रख के अज़लान को देखने लगी। ये कौन सा तरीका है आने का? हरम खफगी से बोली। तुम मुझे कह रही हो? अज़लान ख़तरनाक तेवर लिए उसकी जानिब बढ़ा। ये शर्ट। हरम ने झट शॉपर आगे कर दिया। अज़लान उसके खौफ पर मुस्कुरा दिया। अब्रू उचकाकर उसके हाथ से शॉपर लिया। लुंडे से तो नहीं ली? वो शर्ट बाहर निकाल कर देखने लगा। हरम मुंह खोले उसे देखने लगी। मैं आपको लुंडे से ख़रीदने वाली लगती हूँ?
کسی کے منہ پر تو نہیں لکھا ہوتا نا؟ اذلان گھورتا ہوا بولا۔ بالکل جیسے تمہارے منہ پر نہیں لکھا کہ تم دماغی مریض ہو۔ حرم تپ کر بولی۔ کیا کہا تم نے؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں جا رہی تھی بس۔ کہتے ساتھ ہی حرم واپس چل دی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی کہیں اذلان نہ آ جائے۔ اذلان نے فون نکالا اور زناش کا نمبر ملانے لگا۔ حرم سمت کا تعین کیے بنا چل رہی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر کھینچ لیا۔ حرم اس افتاد پر بوکھلا گئی۔ مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز دباتی۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ان کا سینئر تھا۔ حرم اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ شش! وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا ہوا بولا۔ حرم کو روح نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ خطرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے حرم کے منہ پر ٹیپ لگا دی اور حرم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ حرم مزاحمت کر رہی تھی لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے حرم کے ہاتھ باندھ دیے۔ حرم آنسو بہاتی نفی میں سر ہلا رہی تھی لیکن مقابل پر شیطانیت سوار تھی۔ آج ہاتھ آئی ہو کیسے جانے تو؟ وہ کمینگی سے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم اپنے ہاتھ کھولنے کی صحیح کر رہی تھی جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہو رہی تھی۔ اس لڑکے نے حرم کو اپنے قریب کیا اور اس کی آستین پھاڑ دی۔ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ پلیز اللہ پاک مجھے بچا لیں۔ حرم دل ہی دل میں دعا گو تھی۔ حرم کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انسان نہیں وحشی درندہ تھا جو حرم کو ادموا کر کے ہی چھوڑنے کا قصد کیے ہوئے تھا۔ حرم اسے دور ہونے کی صحیح کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ حرم کو پاؤں کی آہٹ سنائی تھی۔ حرم نے اس کے پاؤں پر اپنی ہیل رکھ دی۔ آہ! وہ کراہ کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ حرم کے ہاتھ پیچھے لے جا کر باندھ رکھے تھے۔ اس نے کرسی کو پاؤں مارا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے چھل کر اندر آ رہی تھی جو اندھیرے کو چیرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ قدموں کی آہٹ بند ہو گئی۔ یقیناً جو بھی ہوگا وہ ٹھٹکا ہوگا۔ حرم کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس نے مزید 2 کرسیاں گرائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بولتا ہوا حرم کے مقابل آیا۔ پاؤں کی چاپ پھر سے سنائی دینے لگی۔ حرم پر امید تھی کہ اللہ نے اسے بچانے کے لیے کسی مسیحا کو بھیجا ہے۔ جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 4۔ آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔